नमस्कार दोस्तों, स्टडी मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग घटना चक्र जनरल साइंस पढ़ेंगे। इसमें आज तीसरा दिन है और हम लोग इसमें आज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि चैनल को लाइक करके और शेयर कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये देखिए कि ये आज का पहला प्रश्न है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। और इसमें जो दिया है ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 100 आवर्स। What will be the cost of electricity consumed if the consumption cost is Rs5 per unit? तो इसमें जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन जो है किताब में जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं जैसे आपके सामने उसी प्रकार से रखे गए हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, ना कि कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन को समझने में कंसेप्ट बाधा है वो उसको यहाँ पर समझा जाएगा। तो ये कह रहा है कि 100 वाट के बल्ब बच्चों अगर पर डे 10 आवर उपयोग में लाया जाए बच्चों, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1000 वाट आवर। क्योंकि ये जो क्या है वाट है और ये आवर है, वाट आवर हो जाएगा। तो बच्चों 1 किलो वाट आवर हो जाएगा। और 1 किलो वाट आवर को बच्चों 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ये क्या दिया है Rs5 पर यूनिट, 5 रुपया पर यूनिट लगता है। और एक आप जो है 1 यूनिट बिजली कंज्यूम किए हैं तो आपका पैसा कितना हो जाएगा बच्चों 1 × 5 बराबर 5 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए जो है बच्चों आपका क्या होगा सही हो जाएगा। इसमें समझ रहे हैं ये 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स। 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है, उसको आप 10 घंटे उपयोग में लाते हैं तो आप कितना पैसा खर्च करेंगे, जबकि 1 यूनिट का बिजली का दाम जो है बच्चों कितना है 5 रुपये है बच्चों। तो ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न बच्चों। आराम से चलते हैं समझते हुए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स कितना हो जाएगा बच्चों 100 × 10 100 वाट आवर हो जाएगा 1 किलो। ये इसके लिए किलो लगा दिया 1 यूनिट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कास्ट ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा बच्चों Rs1 रुपीज हो जाएगा। तो
ये था ये प्रश्न का। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही था बच्चों। 1 यूनिट का बच्चों मान कितना था, RS 5 रुपीज। तो चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। इफ ए बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न्स फॉर 10 आवर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी, कितना होगा बच्चों, 1 यूनिट होगा, वही 100 वाट का बल्ब है और 10 आवर्स चल रहा है, तो क्या आ जाएगा 1000 वाट आवर, और ये क्या आ जाएगा 1000 को 1 किलो वाट आवर हो जाएगा बच्चों। और 1 किलो वाट आवर को ही बच्चों क्या कहते हैं, हम 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, 1 किलो वाट आवर को ही हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। तो ये बिहार PCS 1996 में पूछा गया। ऐसे प्रश्न वर्तमान में भी पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कि साइंस का कोई टाइम से लेना देना नहीं बच्चों। जो स्टैटिक साइंस है, हाँ, करंट डेवलपमेंट्स और करंट के जो साइंस हो उसकी बात अलग है। तो हम लोग जो अब तक कमीशंस में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसमें तीसरा चलते हैं। इसमें बच्चों इस प्रश्न को लगाकर आप लोग बताइए। ए बल्ब each of 100 watt capacity in a tunnel are illuminated continuously for 20 hours, कितना बच्चों, 20 hours। The consumption of electricity will be, बताइए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब है बच्चों और ये 20 घंटा जो है बच्चों जल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2000। ये वाट था, ये आवर था, तो वाट आवर, ठीक है ना बच्चों। और हम इसमें जब 1000 से भाग देंगे तो बच्चों क्या हो जाए, यहाँ पर इसको भाग ना दीजिए, यहाँ पर ये अगले स्टेप में भाग होना चाहिए। भाग जो है अगले स्टेप में होना चाहिए। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 वाट आवर को क्या लिख सकते हैं, 2 किलो वाट आवर, और 1 वाट आवर को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, तो इसलिए 2 यूनिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 2 यूनिट। द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी, तो इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है, 5 बल्ब्स, कितने बच्चे थे बच्चों, एक बल्ब जो है बच्चों 2 यूनिट ले रहा है, तो 5 बल्ब कितने लेंगे, 5 गुणे 2 बराबर 10 यूनिट। 5 bulbs of each 100 watt capacity in a tunnel are illuminated continuously for 20 hours. The consumption of electricity will be 10 यूनिट। 10 यूनिट कौन से ऑप्शन में दिया है बच्चों, ऑप्शन सी में जो है बच्चों 10 यूनिट दिया हुआ है, यही आपका क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। तो आप इसको समझ रहे हैं ना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ी में आए थे। आप समझिए कि 1 किलोवाट आवर को बच्चों 1 यूनिट कहते हैं, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। तो आप वाट दिया है, आवर दिया ही है, और कितने दिन या कितने बल्ब ये सब दिया रहता है, इसको गुणा करके हम किलोवाट आवर निकाल लेते हैं, और जितने किलोवाट आवर होगा वही आपका यूनिट होगा, वही आपका आंसर होगा, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका आंसर चेंज होते रहेगा। चलिए, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई 1 बल्ब कितना है बच्चों, 100 वाट का बल्ब है और 20 आवर है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको जो है ये जो ऐसे दिया है 2 यूनिट आ रहा है, और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई 5 बल्ब कितना है, 2 × 5 बराबर 10 यूनिट्स हो जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए।
द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की मान कितना जूल में हो जाएगी बच्चों। तो अभी तो आप देखें कि 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर का मान क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट, तो इसको देखिए किलो का मतलब 1000 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। ये वाट जो है बच्चों किसका मात्रक है, पावर का मात्रक है। पावर बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। और आवर को जब सेकेंड्स में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड से सेकेंड कट हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 36 गुणे 10⁻⁻5, क्योंकि 2 जीरो ये हो जाएगा और 3 जीरो ये, -5 नहीं 5 हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 बराबर 10⁻6 जूल होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर का मान आपको कोई जूल में पूछ ले, वैसे 1 किलोवाट आवर को आप क्या कहते हैं, 1 यूनिट तो कहते हैं, लेकिन 1 किलोवाट आवर का मान जो आपसे कोई जूल में पूछ दे तो जूल का मान क्या होगा, जूल में क्या होगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। अब चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड इज, बताइए। 5वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों, और कितने घंटे यूज किया गया, 4 घंटे। तो कितना हो गया, 400 वाट आवर हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा बच्चों। और किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। द यूनिट, देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे यूनिट पूछा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड इज कितना हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें ये कट 2 जीरो कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.4। ये जो बच्चों ये नीचे 10 बच गए, 1 जीरो बच गए, इसलिए पॉइंट लग जाएगा किलोवाट आवर। और इसको क्या कहते हैं कि इसको ही यूनिट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 0.4 यूनिट, 0.4 यूनिट, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर, देख लेते हैं क्या कैसे दिया हुआ है बच्चों। आइए तो देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जो 100 वाट का बल्ब है, 4 घंटे 400 वाट हो गया, 1000 से भाग दिए 0 किलोवाट आवर हो गया। और किलोवाट आवर को क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। बच्चे जो हम लोग घर में बिजली का कंजम्पशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, उसका जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना खर्च किए हैं बच्चों, बताइए। तो इसमें जो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि ओम क्या है, वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है, इससे हमें क्या मतलब है। आप तो ये देखते हैं ना कि आपके घर में कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, उसके हिसाब से अपने मकान मालिक को जोड़ के पैसा देते हैं। मकान मालिक क्या करता है, बिजली कंपनियों को दे देता है। तो वाट में, वाट अगर आपको मालूम है और आवर मालूम कर लेंगे और किलोवाट निकाल कर उतने यूनिट निकाल करके आप दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज, एम्पियर और इन सब चीज़ से मतलब क्या, आपका अगर मान लें कि बिजली का वोल्टेज कम हो जाएगा तो आपके घर का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अरे वोल्टेज कम होगा तो फिर भी इतना रहेगा कि आपके सभी जो घर के उपकरण वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल को मेजर करने के लिए बच्चों क्या देखते हैं, केवल वाट को प्रयोग करते हैं।
ये देख लेते हैं तो किलोवाट आवर निकाल लेते हैं, किलोवाट आवर से यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट से पैसा निकालते हैं, पैसा निकाल कर हम अपने मकान मालिक को दे देते हैं। अब कहते हैं कि ठीक है जय राम, आप अपना देखिए हम अपना देखें। तो ये बच्चों इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इसमें किस पर डिपेंड करती है बच्चों, वाट पर डिपेंड करती है कि हम कितना वाट बिजली का खर्च किए हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ किलोवाट आवर। ठीक है ना बच्चों, द किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इक्वल टू 1000 किलोवाट इन 1 आवर बराबर 1 यूनिट। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से लगा कर दीजिए, आप जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि कितना रुका जाएगा, कोई मैथ के क्वेश्चन और ऐसे नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसलिए ये आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं और इसमें बहुत डेप्थनेस नहीं होती है। हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ यू यूज ए 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। भैया ये बताइए 60 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है और कितने का घंटा खर्च करते हैं, 5 घंटा, कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो आप कुल कितना खर्च कर दिए, इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों। और ये जो है डे है, डे, तो इसमें जो आप क्या करिए कि 1000 से जब भाग देखिए इससे कुल निकल के क्या आएगा, वाट आएगा, वाट आवर आएगा, वाट आवर, क्योंकि दिन का कोई मात्रक नहीं होता है तो वाट आवर हो गया। और इससे भी जब 30 से गुणा कर दें तो घंटा में बदल जाएगा। तो ये जो हो गया 1000 से जब बच्चों आप वो कर देंगे इसको 30 डे, तो 30 से गुणा कर दिए, इसको डी को हटा दीजिए, क्योंकि अगर साइंस की भाषा में बात करें एक्यूरेटली तो आपका यूनिट भी दिखना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दोनों मिलकर आवर है, आप 5-5 घंटा अगर 30 दिन काम करेंगे तो कितने घंटा काम करें, 30 25 150 घंटा काम करें, तो ये आवर यहीं से होगी, यहाँ पर डी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। अब देखिए 6 25 30, यहाँ से भी 1 जीरो खत्म है, 3 3 9 यूनिट हो जाएगा बच्चों। तो आप कितना यूनिट बिजली खर्च किए बच्चों, 9 यूनिट। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, ये वही चीज़ दे रखा जो मैं अभी आपको बताया हूँ। अब चलिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्टेज जनरेटर, 220 वोल्टेज जनरेटर, द करंट इज इतना एम्पियर, द पावर ऑफ द बल्ब इज। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें आपको बल्ब का पावर बताना है। ठीक है ना बच्चों। तो पावर बराबर क्या होता है बच्चों, पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है ना। तो इसको जो हम बच्चों एक और तरीके से याद कराते हैं, VIP, इसको ऐसे कर दी, थोड़ा सा याद रखने में आसान रहता है। VIP पावर बराबर इलेक्ट्रिसिटी इनटू करंट। तो क्या करते हैं कि द पावर ऑफ द बल्ब इज कितना, तो वोल्टेज कितना है बच्चों, 220 वोल्ट है, और करंट कितना है बच्चों, 0.5 एम्पियर है। तो ये बच्चों आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। और पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट होती है। तो 110 वाट किस में दिया है बच्चों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो बच्चों
बिजली बिजली के करंट वाले चैप्टर में वीआईपी याद रखें, वीआईपी और पावर निकालने के लिए वीआई बराबर पी हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें लॉजिक न लगाइए कि पी बराबर आई भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वी बराबर माने आई पी हो जाएगा। ये बस मैं आपको समझने के लिए पावर वाले फार्मूले के लिए याद बताया हूँ आपको कि वी आई पी याद रखेंगे तो वी आई बराबर पी हो जाएगा, यहाँ से आपका पावर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये जो चीज़ है इस चीज़ को उपयोग किया गया है, जिस इस कंसेप्ट को वी आई पी वाले को। तो वैसे तो पावर बराबर वाट माने एकांक समय में किए गए कार्य को ही पावर कहते हैं। तो कार्य का मात्रा को जूल होता है तो W/T एंड पावर हो जाता है। और W बराबर क्या होता है, VIT होता है। टन 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 करके अंतिम में पावर बराबर VI आ रहा है। तो ऐसे आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये स्लाइड लगाई गई है बच्चों, मैंने इस बात को याद दिलाने के लिए कि चैनल को, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा जब भी कोई लाइव वीडियो चले, लाइव क्लास चले, तो आप उससे जुड़कर अपना डाउट पूछ सकें। और जब आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाए रहते हैं बच्चों, तो आपको एक नोटिफिकेशन जाता है जिससे जब भी आप सूचित हो जाएं कि हाँ आप लाइव क्लास आने वाली है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और आप लोग थोड़ा इसको बताइए। Of the two bulb in a house, one glow brighter than the other. In this concept, which one of the following is correct? आपके घर में दो बल्ब हैं और एक जो है बल्ब दूसरे की तुलना में ज़्यादा तेज जल रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा बच्चों, ये आपको बताना है। भाई आप ही के घर में दो बल्ब हैं और उन दोनों बल्ब को आप जो सेम वो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है आपके घर का कनेक्शन किसी पोल से आ रहता है, तो जो उस वायर से कनेक्शन के माध्यम से जो बिजली आ रही होती है वो दोनों बल्ब को मिलेगी। लेकिन क्या कारण है कि एक बल्ब ज़्यादा तेज जलता है और दूसरा बल्ब कम प्रकाश देता है। ब्राइटर का मतलब कि एक कम ज़्यादा प्रकाश देता है और एक कम प्रकाश देता है। इसका कारण बताइए। आप द टू बल्ब इन ए हाउस वन ग्लोज। देखिए पहले इसको तसल्ली से समझिए, समझ कर चलेंगे तो दिमाग में बने रहेगा। वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? तो द ब्राइटर डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। एकदम क्या है बच्चों, गलत है। ब्राइटनेस जो है रेजिस्टेंस पर क्या होती है, डिपेंड होती है। तो ये जो है गलत ऑप्शन हो गया। बोथ द बल्ब हैव द सेम रेजिस्टेंस। अगर सेम रेजिस्टेंस रहता तो बच्चों क्यों अलग अलग दिखते? भाई हम और आप अगर सेम हैं तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? या आपके दो मित्र कह रहे हैं कि सेम है। ब्राइटर बल्ब है, लार्जर रेजिस्टेंस लार्जर नहीं होता है, कम होगा तब, क्योंकि रेजिस्टेंस और ब्राइटनेस में बच्चों अपोजिट रिलेशन है। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो बल्ब जो है क्या होगा, ज़्यादा जलेगा। भाई हम आपका विरोध कम करेंगे तो आप क्या है, आप ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो वही देखिए डिम बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस। ये जो है ऑप्शन आपके बच्चों क्या है, सही है। जो इसमें जो है डिम बल्ब जो है बच्चों, डिम बल्ब की क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसमें बिजली की खपत कम हो पा रही है, उस जो विरोध ज़्यादा कर पा रहा है, इसीलिए जो है बल्ब जो है धीमे जल रहा है। तो यही आपको क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। द बल्ब विच डिकेज मोर एनर्जी विल जनरेट मोर ब्राइटनेस, ठीक है ना। भाई जो आदमी ज़्यादा खाएगा उसके अंदर ताकत क्या होगी, ज़्यादा होगी,
ये सीधी सीधी बात है भाई। आज जिसको एनर्जी जितना मिलेगी उसी के अनुसार तो ताकत होती है। बल्ब विच डिकेज मोर एनर्जी विल जनरेट मोर ब्राइटनेस। पावर बराबर वोल्टेज VIP जो बताएं आपको इनटू करंट। आई नो दैट V बराबर I इंटू रेजिस्टेंस। तो इससे जो है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि P बराबर V इंटू I और V बराबर क्या होगा IR इंटरनेशनल रिलेशन वोल्टेज होता है बच्चों। देख रहे हैं कि हमेशा वोल्टेज बढ़ा रहता है। तो इन दोनों को मिला देंगे बच्चों, यहाँ के V की जब IR रख देंगे तो क्या हो जाएगा, या I की जब V रख देंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाती है। क्या कह रहा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस द बल्ब हाई रेजिस्टेंस दज द बल्ब ऑफ हाई रेजिस्टेंस डिकेज लो एनर्जी एंड विल जनरेट डिम लाइट। ठीक है ना बच्चों, जिस बल्ब की हाई रेजिस्टेंस होगा वो कम एनर्जी खपत करेगा और आपको कम एनर्जी खपत कर कम प्रकाश भी देगा। ये सीधी सीधी बात है। चीनी खीर में जितना चीनी डालेंगे उतनी मीठी होगी। चलिए बच्चों इस प्रश्न को बताइए। बताने का मतलब लॉजिक से बताइए, आप इसको समझिए। कई बार ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आंसर भी दिख रहा है। ऑफ द टू बल्ब इन अ हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द टू हैज द लार्जर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है, जो पिछले प्रश्न में पूछा था प्रश्न में वो यहाँ पर उत्तर में दे दिया है, और जो उत्तर में दिया था वो प्रश्न में दे दिया, बस घुमा दिया है। उसी चीज को क्या किया बच्चों, घुमा दिया है। तो विच ऑफ द टू हैज ए लार्जर रेजिस्टेंस, तो लार्जर रेजिस्टेंस किस में होगा, जो बच्चों डिम जलेगा। तो इसमें वही देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, द डिम बल्ब। डिम बल्ब का जो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो बच्चों आइए, थोड़ा सा पानी पी रहा था मैं। अब देखिए विच ऑफ द टू हैज द लार्जर रेजिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों, तो लार्जर रेजिस्टेंस कौन सा होगा बच्चा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बच्चों तो हम लोग देखे हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो डिम बल्ब का रेजिस्टेंस जो बच्चों ज़्यादा होगा। चलिए, ए डायनामो विच इज सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज ए। डायनामो क्या करता है बच्चों, थोड़ा सा ये आसान क्वेश्चंस हैं और चिर परिचित, ये बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, आप लोग जानते हैं। तो डायनामो क्या करते हैं, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है बच्चों। ठीक है ना, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है या इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए डायनामो विच इज आल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। डायनामो को इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं, प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। AC और DC आप लोग पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट करंट थ्रू ए कम्यूटेटर। इट इज बेसिकली ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। इसमें फैराडे का नियम का उपयोग करते हुए बच्चे डायनामो जो है मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। डायनामो इज ए मशीन विच इज यूज्ड फॉर। डायनामो एक ऐसी मशीन है जिसका किस लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों, बताइए। तो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप लोग सब जानते हैं। तो किसके माध्यम से, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना बच्चों, आप लोग आजकल देख रहे हैं कि सब लोग के घर में धीरे धीरे इंडक्शन चूल्हा आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, इंडक्शन चूल्हा आ रहा है। इंडक्शन चूल्हा को जब आप टच करेंगे बच्चों, उसमें बिजली दिए रहेंगे। मान लीजिए कि वायर से करंट आ रही है, लेकिन इंडक्शन को आप टच करेंगे ऊपर से जो चूल्हा है,
तो फिर भी आपको करंट नहीं लगेगी। ठीक है ना बच्चों। इंडक्शन जो है, क्योंकि जब आप इस पर अपना बर्तन रखेंगे तब वो इंडक्शन करना शुरू करेगा। ये देखिए, डायनेमो इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों यही ना डायनेमो। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। द डायनेमो, देख रहे हैं कितना प्रश्न महत्वपूर्ण है। द डायनेमो क्या करता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा गया बच्चों, उसी तरह से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इन लोग को। टर्बाइंस एंड डायनेमो आर यूज्ड टू कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टर्बाइन और डायनेमो आर यूज्ड टू कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। तो बच्चों अगला चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए बढ़िया से समझ के। सोलह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, क्या होता है, देयर इज नो हीट लॉस। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस। ठीक है ना बच्चों। व्हेन इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस। जैसे बात है कि बच्चों इसमें उष्मा की बात कहाँ से आ गई। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका मोटर होता है जो बच्चों, जब मोशन, मान ली कि विद्युत को, बिजली को मोशन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए तो हम अपने घर का टेबल चला पाते हैं और भी जो अप्लायंसेज हैं जो मोटर के माध्यम से चलते हैं उनको चला पाते हैं। तो उसमें हीट की बात कहाँ से आ गई, देयर इज नो हीट लॉस। ठीक है ना बच्चों। ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, अब तक तो हम लोग डायनेमो देख रहे थे। डायनेमो को क्या क्या करता था बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलेगा, इस प्रश्न का उत्तर वही है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर। भाई इलेक्ट्रिसिटी देता है और हमें गति देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में दोनों आता है बच्चों। मैकेनिकल एनर्जी में जो स्थितिज ऊर्जा भी आती है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी का अगर बदलेंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी होता है, स्टैटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो दोनों आता है। तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा है, क्योंकि मोटर तो गतिशील होता है, गति करता है, तो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत दोनों आते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों आते हैं। ये देख रहे हैं यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है सर। जीएस के प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों कि आते हैं तो आसान लगते हैं और नहीं आते हैं तो क्या होता है, टफ हो जाते हैं। चलिए इसमें देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा देखिए, हैज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक ना। इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सी वाला ऑप्शन सही होगा। भाई इलेक्ट्रिकल मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो देखिए बिहार पीसीएस 2018 का प्रश्न है बच्चों कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चों मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ए डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग किस में किया जाता है बच्चों, डायनेमो में भी किया जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर में भी किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी और डी दोनों सही है।
ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके माध्यम से बदली जाती है बच्चों? बैटरी के माध्यम से बदली जाती है। अब देखिए इसमें क्या करे, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेट एट लो वोल्टेज टेंड्स टू बर्न आउट बिकॉज। इलेक्ट्रिक मोटर जो है, अगर आप देखिए आपका घर का जो मोटर जो आप चलाते हैं, अगर उसको कम वोल्टेज पर चलाते हैं तो क्या करेगा, दे ड्रा मोर करेंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर करंट जो है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है, अगर वोल्टेज कम रहेगा तो मोटर जो है ज़्यादा करंट खींचेगा, ठीक है ना, तो इसलिए क्या करेगा कि वो बर्न हो जाएगा। देखिए क्या, इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड टू बर्न आउट बिकॉज ड्रा मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है ना बच्चों। जैसे हम लोग पढ़े थे V बराबर IR, ठीक है ना बच्चों। तो वोल्टेज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए मोटर कार बैटरी। जो हमारे कार में जो बैटरी लगी रहती है बच्चों, उसके बारे में इन सब बातों को देख के और आपको उत्तर देना है। क्या बताना है? करेक्ट बताना है, करेक्ट आंसर बताना बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या क्या होगा इसमें आपको ये बताना है। तो द वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट। जो हमारे मोटर कार में जो बैटरी होती है बच्चों, ये 12 वोल्ट की होती है। देखिए प्रश्न ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि कौन कौन से प्रश्न जो है इससे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे हम अपनी तैयारी को देख सकते हैं ताकि हम उन प्रश्नों को टच कर पा रहे हैं कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन हाइड्रोलिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन हाइड्रोलिक एसिड, ये जो है बच्चों गलत है। इलेक्ट्रोड्स आर लेड एंड कॉपर, ये भी गलत है। और कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर, कैपेसिटी जो बच्चों एम्पियर आवर में प्रयोग की, ये भी सही है। तो इसमें विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? इसमें पहला और चौथा सही है। तो इसमें क्या है बच्चों? ऑप्शन डी जो है बच्चों सही हो जाएगा। तो ये वही सब दिया है, इसमें देखिए क्या दिया है। ये मोटर कार बैटरी यूजुअली है 6 2 वोल्टेज सेल्स, ठीक है ना। 6 2 वोल्टेज, तो 6 × 2 कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। मोटर कार की बैटरी कितनी होती है? 12 वोल्ट की होती है यूजुअली। यूजुअली का मतलब कि लगभग, माने सामान्यतः कनेक्टेड इन ए सीरीज विच गिव्स ए स्टेडी माने स्थिर वोल्टेज ऑफ अबाउट 12 वोल्ट। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर, ये भी सही था। एंड एम्पियर आवर इज टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर्ड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज फॉर 1 आवर, ठीक है ना बच्चों। देयरफॉर द टोटल यूजेबल चार्ज स्टोर्ड इन अ बैटरी कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर आवर। The electrolyte used is a 35% solution by weight of sulfuric acid and 65% of water. The electrodes used in a motor car battery is lead and lead dioxide, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए बच्चों इसका जो है ऑप्शन डी सही था, केवल पहला और चौथा। निकिल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन, निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है बच्चों, निकिल और कैडमियम की जो बैटरी होती है उसको किस में प्रयोग किया जाता है? ये बैटरी जो है आपके कैलकुलेटर में भी प्रयोग की जाती है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इसमें भी प्रयोग की जाती है, और ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। इसलिए ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर जो बच्चों सही होगा। जो देख रहे हैं कि आंसर डी दिया है इसका, तो इसलिए डी वाला आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा?
सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वही चीज़ दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो को पास करके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज ए फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब्स। बल्ब में जो बच्चों कौन सा मेटल को फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये भी आप लोग पढ़ें, टंगस्टन होता है बच्चों। बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये बिहार पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया होगा, लेकिन हम लोग केवल कमीशंस के देख रहे हैं, और जो प्रश्न जैसे जैसे पूछा गया है उसको उसी तरह से आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अच्छा देख लीजिए, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड एज ए फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब्स इन suggested that it might be possible to obtain a new metal by reducing tungsten acid. So 2 years later, for this reason, they are credited and discovery for this its melting point is इतना and its boiling point is इतना। तो बच्चों जो अब टंगस्टन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद तब जाके पिघलता है, इसलिए तुरंत वो पिघलता नहीं है। इसलिए हम लोग उस टंगस्टन का प्रयोग जो बच्चों फिलामेंट के रूप में करते हैं। ये सीधा एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर भी ले ले, क्योंकि आप इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी जान चुके होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछने की कोई, जब हम आपको आंसर बता ही दिए तो पूछने की क्या ज़रूरत है। The filament of an electric bulb is made of टंगस्टन। देख रहे हैं अब जो है वो पीछे दिखा रहा था केवल बिहार पीसीएस, अब देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस कितनी बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका भी प्रश्न, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, किस चीज़ का बना होता है बच्चों? टंगस्टन का होगा। इसमें भी एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज ए रेदर शॉर्ट लाइफ बिकॉज, एक सामान्य बल्ब की जो उम्र होती है बच्चों, जो फिलामेंट वाला जो हम लोग पहले बल्ब यूज करते थे 10 रुपया वाला, उसका वो कम दिनों तक क्यों चलता था? हैज ए रेदर शॉर्ट लाइफ, उसकी कम उम्र क्यों होती थी बच्चों? देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। तो इसमें बच्चों फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, ये बात सही है। आप देखते हैं कि फिलामेंट ऐसे होता है, फिर आके ऐसे करके जाके जुड़ता है, तो फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, ये करेक्ट है बच्चों, ठीक है ना। बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कम्प्लीटली। आप देखते हैं कि बल्ब में जो बच्चों गैस भरी रहती है, दूसरी गैस भरी रहती है, उसमें निर्वात प्रयोग किया, तो इसीलिए कह रहा है कि बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड प्रॉपरली, इसीलिए वो बर्न हो जाता है बच्चों। उसमें से पूरी उष्मा को हम लोग हवा को नहीं निकाल पाते हैं। और देखिए, वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। ये जो देखिए फिलामेंट तो ये है बच्चों, ठीक है ना, और इसको ये जो वायर हैं जो ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर फिलामेंट टंगस्टन नहीं न पिघलता है, लेकिन ये जो है वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए जो बच्चों हम लोग ये तीनों कारण जो बच्चों, इसी कारण से जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है बच्चों, जबकि देखते हैं कि एलईडी बल्ब की उम्र जो है ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन तक चलता है। तो यही तीनों कारण है बच्चों, आपको समझ में आ गया हो, इसीलिए आप समझदारी करके एलईडी बल्ब का उपयोग करिए। क्योंकि पहले तो जो सामान्य बल्ब आता था वो 100 वाट का आता था, और जो एलईडी बल्ब आती है 5 वाट 9 वाट, ठीक है ना बच्चों। तो देख रहे हैं कि
जो साधारण बल्ब एक जलाएंगे जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतने में कम से कम 20, अगर 5 वाट का लगाते हैं तो 20 जो है एलईडी बल्ब जल सकते हैं और आपको ज़्यादा रोशनी भी देंगे। तो ये सब कारण है बच्चों, और आपको अपनी शिक्षा का सामान्य जीवन में भी प्रयोग करना चाहिए। An ordinary light bulb has a rather short life because the filament is not uniform, the bulb cannot be evacuated properly, और wire supporting the filament melt at high temperature। ठीक ना बच्चों? इसमें देखिए क्या कह रहा है, सॉरी बच्चों, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है ये जो फिलामेंट होता है बच्चों, कितने टेम्परेचर पर ग्लो करना शुरू करता है बच्चों, ठीक है ना? इसको आपको बताना है कितने। तो आंसर तो आपके सामने दिया हुआ है, 2000 से 2500 डिग्री, 2500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बच्चों? सेंटीग्रेड नहीं बोलेंगे, सेंटीग्रेड पैमाना है, सेल्सियस बोलिए इसको। तो ये RAS 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड एज ए फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इट्स टेम्परेचर गोज अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स ओनली 5% टू 10% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। देख रहा है कितने चीज़ का, केवल 5 से 10% जो बिजली का जो बच्चों प्रकाश के रूप में प्रयोग करता, बाकी सब ऊष्मा के रूप में, ठीक है ना, हीट के रूप में करता, और उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना नुकसानदायक है, कितना हानिकारक सौदा है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। Lightning can even burn a tree because it contains tremendous amount of, बच्चों इसको बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन बताइए। लाइटनिंग बिजली, जो आकाशीय बिजली होती है बच्चों, आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली लाइटनिंग कैन इवन बर्न ए ट्री, एक पेड़ को भी जला सकती है, बिकॉज इट कंटेन्स ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों, ठीक है ना? इसका जो है ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें क्या है करेक्ट, और वही एसर्शन और रीजन वाला प्रश्न बच्चों, कथन और कारण वाला। लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रिवेंट बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज इन इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है ना बच्चों? ये जो है बच्चों बात एकदम क्या है, सही है। जो आप देखते हैं कि मकान पर के ऊपर जो है लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, मकान के ऊपर एक छड़ लगाकर और उससे एक तार जोड़कर जमीन में गाड़ी जाती है। लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रिवेंट बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, ये बात सही है। द इलेक्ट्रिक चार्ज
conduct to ground through the wire instead of passing through structure। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को बच्चों उस जैसे मान लीजिए कि ये आपकी मकान है, ये आपकी मकान है और इसके ऊपर एक वायर लगा रहता है। इस वायर से ऐसे करके एक तार जो बच्चों ले आके ये ग्राउंड में किया रहता है। तो ये क्या करता है बच्चों, द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो बच्चों वायर को पकड़कर नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कथन और कारण जो बच्चों क्या है, सही है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, ए लाइटनिंग कंडक्टर इज ए मेटल रॉड माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या कह रहा है देखिए, ए लाइटनिंग conductor is a metal rod mounted on the top of an elevated structure में building electrically bonded using a wire or electrical conductor to interface with ground through an electrode। ग्राउंड से भी जुड़ा रहता है बच्चों, ठीक है ना, जो अभी मैं आपको फिगर बना के दिखाया था। इंजीनियर टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है ना बच्चों, लाइटनिंग स्ट्राइक। इफ लाइटनिंग हिट्स द स्ट्रक्चर इट विल प्रेफरेंशियली स्ट्राइक द रॉड एंड वुड बी कंडक्टेड टू ग्राउंड थ्रू वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर, हेंस द बिल्डिंग विल बी सेव्ड बाय यूजिंग दिस लाइटनिंग कंडक्टर। इस लाइटनिंग कंडक्टर के माध्यम से बच्चों मकान क्या होती रहती है, सुरक्षित रहती है। ये देखिए 31 नंबर देखिए, इन ए 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। आप देखते हैं कि जो हमारे पास ऐसे ऐसे और यहाँ पे ये बड़ा रहता है एक तो, ठीक है ना बच्चों, एक तो बड़ा रहता है ये बीच वाला। तो कह रहा है कि इन 3 पिन इलेक्ट्रिक प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। तो लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ी रहती है वो किससे कनेक्ट रहेगी बच्चों, बताइए, आप इसका उत्तर बताइए। तो ये ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट रहती है बच्चों। ये 3 पिन प्लग में बच्चों जो लंबा वाला होता है, इन 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू, किससे होना चाहिए बच्चों, ग्राउंड टर्मिनल से, माने जिसको जमीन वाला कहते हैं। अब देखिए, इन 3 पिन प्लग देयर आर 3 एंड्स नेमली लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। सॉरी बच्चों, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। द अर्थ पिन ऑन ए प्लग इज लॉन्गर देन द लाइन एंड न्यूट्रल पिन्स। अर्थ वाला जो होता है बच्चों, अर्थ पिन ऑन ए प्लग इज लॉन्गर देन द लाइन एंड न्यूट्रल पिन्स। दिस मीन्स द अर्थ पिन इज द कनेक्टेड टू फर्स्ट। This means the earth pin is the first to connected and last to disconnect। वो बड़ा होने का कारण क्या होता है बच्चों, जैसे बड़ा होगा तो क्या होगा, ये जो है पहले कनेक्ट होगी, सबसे पहले कनेक्ट होगी और क्या होगी, लास्ट में आप उसको निकालेंगे तो सबसे लास्ट में निकलेगी। तो एक भाई अतलफ अहमद भाई हैं, ये कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो इवनिंग में इकोनॉमिक्स शुरू किया जाए। ज़रूर बच्चों, आप लोग की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। तो हम जल्दी ही इकोनॉमिक्स जो शुरू करने पर विचार करेंगे। तो दिस मीन्स टू कनेक्ट टू द डिसकनेक्ट टू फॉर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। It provides an alternative and easy path for leakage or
फॉल्ट करंट फ्लो। तो बच्चों ये होता है कि जो अर्थ, ये ग्राउंड जो होता है बच्चों, अर्थ जिसको कहते हैं, ये सबसे पहले कनेक्ट होगा और कुछ दिक्कत होगी तो ये सबको कहाँ लेके चलाएगा, ज़मीन में लेकर चलाएगा, ये ग्राउंड पर लेके चलाएगा। और लास्ट में डिस्कनेक्ट हो तो उसमें भी कुछ फॉल्ट हो तो ग्राउंड में, तो इससे जो बच्चों सुरक्षा बढ़ जाती है। चलिए ये क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स अर्थ इज, अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े हैं कि अर्थ का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों, सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी। क्योंकि जो ये तीन जो थे बच्चों, अर्थ क्या था, सबसे पहले कनेक्ट होता था, इसलिए कोई भी समस्या होगी तो किसको लेके चलाएगा, ये ग्राउंड में लेके चलाएगा। और सबसे लास्ट में निकलता है तो फिर भी जैसे समस्या, भाई देखिए क्या करता है, जो गार्जियन आदमी होता है, जो गार्जियन जो होता है, गार्जियन जो गार्जियन होता है बच्चों, गार्जियन क्या करता है, आगे रहता है बच्चों, ठीक है ना। और गार्जियन आगे रहकर क्या करता है, आपकी सुरक्षा करता है, हर एक काम में आगे रहता है। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे आर हैविंग, if they are having, तो the electric current does not flow between two properly connected charged body if they are having, कैसा, इसका जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। ये यूपीपीएससी आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर कानूनगोई के एग्जाम में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो इसमें बताइए, सेम पोटेंशियल, भाई बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। आप जानते हैं कि कभी भी गैस जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब ये आप कहें कि दो समान प्रेशर की चीज़ों को कनेक्ट करें और उसमें फ्लो होगा, तो ऐसा नहीं ना संभव है, ऐसा कैसे संभव है। तो जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, या सेम पोटेंशियल होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस V across a resistor, then there is a current I flowing through it. Current flow in a circuit as a result of difference in a potential between two points in a circuit। ठीक है ना बच्चों। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको प्रेशर वाले से समझिए, जब प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी फ्लो होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीज़ें फ्लो करेंगी। तो वही बात है कि जब सेम प्रेशर रहेगा तो कहाँ से फ्लो होगी, तो करंट भी उसी डिफरेंस पर, करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस पर, जैसे वोल्टेज को इसमें जो डिफरेंस होगा बच्चों फ्लो करते हैं। क्योंकि जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बच्चों, वहाँ से वोल्टेज ज़्यादा होता है, और हमारे घर पर आते आते मैंने कम वोल्टेज, हमारे घर पर तो कोई बिजली नहीं होती है, तो वोल्टेज कम रहता है, इसीलिए हायर से लोअर की तरफ क्या होता है बच्चों, फ्लो करती है बिजली। ये 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फ्यूज इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज ए सेफ्टी डिवाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट। फ्यूज के बारे में आप लोग देखें हैं बच्चों, घर पर फ्यूज लगाया जाता है, तो फ्यूज लगाने के क्या बेनिफिट हैं, फ्यूज सेफ्टी के लगाया जाता है, तो फ्यूज लगाने के क्या बेनिफिट हैं, वही आपको इस प्रश्न में उत्तर देना है। तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए क्या दिया। तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। बच्चों तो इसमें जो देखिए आपका ऑप्शन सी होगा बच्चों, ये करेक्ट होगा। मैं सभी ऑप्शंस को पढ़ने में जो समय लगेगा वो ना लगाते हुए बच्चों, मैं आपको टू द पॉइंट आप इसको पढ़ के देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, समझाइए, इसलिए एक ही क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाएगा बच्चों। और नो डाउट इन प्रश्न को आप कभी न कभी थोड़ा सा गो थ्रू हुए होंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी प्रश्नों को एक साथ एक जगह लेकर देखकर अपना देखें कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्या वो सही डायरेक्शन में है। तो फ्यूज क्या होगा बच्चों, फ्यूज है
इट मस्ट हैव, मस्ट शुड नहीं, शुड और मस्ट का उपयोग आप जानते हैं ना, मस्ट वो सलाह होती जो आपको मानना ही मानना है। इट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होगी बच्चों तो कोई समस्या आएगी तो फ्यूज क्या होगा, पिघल जाएगा और घर आपके घर के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी सुरक्षा हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस used to prevent damage to an electric circuit when excessive current flows through it। जब ज़्यादा करंट फ्लो होती है उस समय ये आपकी सुरक्षा करता है। द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। As the current increase beyond a limit, the wire in the electric fuse melts and breaks off, ठीक है ना, आप ब्रेक ऑफ। तो कहने का मतलब कि करंट जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो वो पिघल जाता है और कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। द फ्यूज इज देन सेड टू हैव ब्लोन ऑफ, कि ये कहा जाता है कि फ्यूज जो है उड़ गया है। द सर्किट इज ब्रोकन एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू इट, दज ए फ्यूज प्रिवेंट्स फायर्स, ठीक है ना बच्चों, आपको समस्याओं से बचाता है। तो ये देखिए बच्चों अभी जो है वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हम लोग एक दूसरे के माध्यम से, ताकि जो अच्छी अच्छी बातें हैं बच्चों, जो पढ़ाई की बातें हैं, ये आपके मित्रों और दोस्तों तक भी पहुंचे। तो मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप खुद जब चैनल से कोई लाइव क्लास चले तो आप उस समय बच्चों आपको अपडेट मिल जाए और आप लाइव क्लास में जुड़कर अपना डाउट पूछ सकें। और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र आपके जुड़े। और ये चीज़ें बच्चों हम लोग को मोटिवेशन देती है, मेरी टीम को अच्छे से वर्क करने के लिए मोटिवेशन देती है। आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, आप कहेंगे कि इस प्रश्न में आंसर के लिए, क्योंकि हम फ्यूज का सिद्धांत आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं, तो फिर उसमें जो है आपको चेक करने के, जिस प्रश्न को उत्तर मैं आपको अभी तुरंत बताया हूँ वो कैसे पूछो तो आपको याद ही होंगे, लेकिन यह है कि वो प्रश्न जो है फिर कैसे कैसे लैंग्वेज में पूछे गए हैं ये ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया, बीआरपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये वही प्रश्न फिर दूसरे तरह से दूसरे एग्जाम्स में पूछा, यूपीपीसीएस 93 में पूछा गया है। ये फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक फ्यूज का जो वायर होता है बच्चों उसके क्या क्या गुण होते हैं भाई, आप जानेंगे तभी तो चूज करेंगे। ए फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या गुण होता है, तो अभी हम लोग इससे पढ़े हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट तो 2 ही में दिया हो, तो हाई मेल्टिंग वाले को कट करिए, ठीक है ना बच्चों। लो मेल्टिंग पॉइंट और क्या इसमें हम लोग को एक तो जोड़ना है हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, ये हमारे फ्यूज वायर की जो 2 विशेषताएं होती हैं बच्चों, ठीक है ना। ये जो है फ्यूज वायर की 2 विशेषताएं होती हैं। रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा जब बिजली आए तो उसका विरोध कर पाए, ठीक है ना। और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बिजली आ जाए तो पिघल कर और आपकी सुरक्षा कर पाए। चलिए ये वही बात है। ए फ्यूज इज ए पीस ऑफ वायर ऑफ मटेरियल विच high resistance with high resistance and very low melting point. When a high current flow through the circuit it get heated and melts. जब हाई करंट आती है तो बच्चों तो ये हीट होकर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है।
ए फ्यूज वायर यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड है। ठीक है ना बच्चों। इसमें जो देखिए दोनों चीज़ एक ही प्रश्न ऑप्शन में पूछ लिया बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका क्या होगा। अब परीक्षा में तो क्या करेंगे आप, इसमें से कोई एक ही टिक कर पाएंगे, तो आप ऐसा कोशिश करिए कि जो पहले है उसको टिक करके निकल लीजिए। वैसे ये विवादित प्रश्न है, इनको आयोग जो या तो सबको इक्वल मार्क्स देता है या हटा ही देता है। ठीक है ना। तो देखिए लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज वायर की और हाई रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए और सी सही होगा। और एक्सप्लेनेशन मैं क्या आपको बताऊं, खुद किताब भी नहीं देना चाहती, क्योंकि किताब आपको इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुकी है। द फिलामेंट ऑफ ए हैलोजन लैंप इज एन एलॉय ऑफ। ठीक है ना बच्चों। ये बताइए कि हैलोजन लैंप के जो फिलामेंट होते हैं वो किसके किसके मिश्रण से बने रहते हैं, आप बताइए इसका जल्दी से। हैलोजन लैंप, ठीक है ना बच्चों। फिलामेंट ऑफ ए हैलोजन लैंप इज एन एलॉय ऑफ, किसके किसके मिश्रण से बने रहते हैं बच्चों, बताइए। टंगस्टन तो होता ही है और सोडियम भी उसके साथ होता है। टंगस्टन और सोडियम, हाइड्रोजन लैंप में सोडियम होता है बच्चों। तो हाइड्रोजन लैंप का जो फिलामेंट बच्चों टंगस्टन और सोडियम से मिलकर बना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है। द फिलामेंट ऑफ ए हाइड्रोजन लैंप इज एन एलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन फिलामेंट इट प्रोड्यूसेज येलो लाइट। हाइड्रोजन लाइट का जो बच्चों प्रकाश कैसा होता है, येलो कलर का होता है, येलोइश होता है, येलोइश। तो कहने का मतलब कि बच्चों ये सोडियम के कारण ही बच्चों इसका प्रकाश किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। चलिए ये 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, और इसका आप लोग, मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग दें। ठीक है ना। ये कथन और कारण हो गया, एसर्शन एंड रीजन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी दीजिए। टेम्परेचर ऑफ ए मेटल वायर राइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। टेम्परेचर ऑफ ए मेटल वायर राइजेज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, एकदम सही है बच्चों। कहने का मतलब जब किसी भी तार से बिजली फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। अब ये है कि लिमिट में राइज होता है, लिमिट में फ्लो करती है, इसलिए वो काम चलते रहता है। लेकिन किसी भी वायर से एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसमें से माने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाएगा और वायर खुद मेल्ट हो जाएगा और आपके लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है ना। कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स विथ ईच अदर रिलीज हीट एनर्जी। इसमें बच्चों कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स विथ ईच अदर क्या कर रहा है, रिलीजेज हीट एनर्जी। ये जो बच्चों क्या है, गलत है, क्योंकि मेटल कोलिजन और मेटल एटम्स का जो तो कोलिजन होता ही नहीं बच्चों उसमें, तो ये कैसे होगा। तो इसमें देखिए 39 नंबर में कौन सा आपका सही हो जाएगा बच्चों, सी। ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये जो है सी वाला ऑप्शन जो होगा बच्चों क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये IAS 98, IAS और PCS के प्रश्न में यही अंतर है बच्चों कि IAS में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और PCS में कैसे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है। When electric current pass through the conducting wire, moving electrons continuously collide each with the atoms। इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलाइड करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कंटिन्यूसली कोलाइड विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। इसमें जो है बच्चों उसमें क्या कह रहा था, प्रश्न में क्या कह रहा था कि एटम्स, ये कह रहा था कि एटम के साथ कोलाइड करता है, ये जो है क्या है, गलत है। ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एटम्स ऑफ द कंडक्टर एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। दज ए इज करेक्ट एंड आर इज
फॉल्स। ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न में देखिए कितनी बारीकी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। कहने का मतलब प्रश्न में क्या कह रहा था कि एटम एटम से कोलाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों एटम से कोलाइड करते हैं, और ये चीज़ क्या है, सही है, ये की चीज़ क्या है, गलत है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए ये 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायर इज बेसिकली ए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली ए क्या है बच्चों? दो प्रकार का कनेक्शन होता है, सीरीज और पैरेलल। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शन इज क्या हो बच्चों? सीरीज की पैरेलल? बताइए आप लोग। मैं आपको अभी बता देता हूँ सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर होता है। तो ये बच्चों डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो बच्चों पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों? देखिए पैरेलल और सीरीज में आपको मैं अंतर बता देता हूँ। देखिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर, अच्छा रुकिए, इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा फिगर बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये दो पॉइंट हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से ऐसे ले आके इससे कनेक्ट कर दिया, और फिर ये कि यहाँ से ऐसे ले आके कनेक्ट कर दिया, और फिर जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ही एक ऐसे निकाल कर फिर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, फिर ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? क्योंकि ये सेम पॉइंट यहाँ पे ए है और ये बी है, तो ए और बी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। और सीरीज में क्या होता है, जैसे मान लें कि ये पॉइंट ए है और ये बी है। अभी मैं इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोई चीज़ कनेक्ट कर दिया, फिर ऐसे बढ़ गया, फिर ऐसे बढ़ गया, फिर ऐसे बढ़ गया, तो इसको क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये बताइए मैंने पैरेलल इसलिए होगा, देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप बल्ब जोड़ दिए, यहाँ पर आप अपने घर का आप बल्ब जोड़ दिए, यहाँ पर फ्रिज जोड़ दिए, तो सबको क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम होने के कारण सबको क्या होगा बच्चों? समान बिजली मिलेगी। यहाँ पर मान लीजिए पंखा जोड़ दिया आप, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ और जोड़ दिए, कूलर जोड़ दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अब अगर आप सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो जो पहले आएगा उसको तो पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि इसको यहाँ तक आते आते ये अच्छे से रन कर रहे, ये भी अच्छे से रन कर रहे, लेकिन ये अच्छे से न रन करे। तो इसलिए आपका डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है, आपके घर की जो वायरिंग जो होती है बच्चों, कौन से कॉम्बिनेशन में होती है? पैरेलल कनेक्शन होता है, ताकि सबको समान रूप से मिल सके। ठीक है ना। और इसमें सीरीज में क्या होता है बच्चों कि भाई जो मान लीजिए कि ऐसा होता है कि लास्ट वाले तक जाते जाते हो सके कि उसको बिजली ना मिल पाए। तो ये पैरेलल और सीरीज का सिद्धांत रहा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली ए पैरेलल कनेक्शन इन पैरेलल सर्किट इज ब्रांच रिसीव इक्वल करंट। ठीक है ना बच्चों, देख रहे हैं ना। इन पैरेलल सर्किट each branch receives equal current in a parallel connection if one of the bulb is removed from the circuit, that is if one of the branch in the circuit is broken, electric current will still flow in other branch and other bulb will continue to glow। वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि पैरेलल वाले में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ऐसे 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 इन सबको ले आके आप एक पॉइंट से ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा? ये पैरेलल कनेक्शन है, ये मान लीजिए कि ए और बी हो गया। तो अगर जो है बच्चों एक खराब भी हो गया तो बाकी का सब चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज वाला में क्या होता है? ए और बी। तो यहाँ पर क्या होता है? ऐसे चला, यहाँ पर मान लीजिए आप कूलर जोड़ दिए, एक बल्ब जोड़ दिए, दूसरा बल्ब जोड़ दिए, तीसरा बल्ब जोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा, कि मान लीजिए कि अगर ये दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा एकदम जलेगा ही नहीं। अब पहला खत्म है तो दूसरा तीसरा भी नहीं जलेंगे। तो पैरेलल और सीरीज, ये जो है पैरेलल है बच्चों, और ये जो है कैसा है? सीरीज है। तो जाहिर सी बात है आदमी इसी को प्रीफर करेगा सीरीज में। सीरीज पैरेलल को
पैरेलल को प्रीफर करेगा। पैरेलल वायरिंग में बच्चों थोड़ा वायर ज़्यादा लगता है, देख रहे हैं कि वायर ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक लाइन जो फॉल्ट हो जाती है तो फिर अदर जो लाइन्स काम करती रहती है। लेकिन सीरीज में तार कम तो लगेगा, लेकिन एक जो फॉल्ट हुआ बच्चों तो आपका पूरा जो है सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज। आप जो घर पर अपना वायर देखते हैं जिस पर काले रंग की प्लास्टिक लगी रहती है, वो क्या होता है बच्चों? आप देखते हैं कि जो घर पर वायरिंग होती है बच्चों, उसमें तार पर अलग अलग रंग चढ़ा रहता है। तो इस पर जो काला रंग वाला तार होता है उसमें क्या बहता है? लाइव होता है, अर्थ होता है, न्यूट्रल होता है, फ्यूज होता है, जो भी हो ऑप्शन जो आपके सामने है उसमें देख के बताइए कि क्या होता है। तो ब्लैक वाला जो बच्चों क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है ना बच्चों। ब्लैक वाला क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब देखिए आगे हम लोग को एक्सप्लेनेशन सभी कुछ बता देगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन रीचेज आवर हाउस थ्रू 3 वायर्स, नेमली लाइव वायर्स, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है ना बच्चों। टू अवॉइड कन्फ्यूजन से बचने के लिए वी फॉलो ए कलर कोड फॉर इंसुलेटिंग दिच वायर्स। रेड वायर इज ए लाइव वायर, लाल जो होता है बच्चों लाइव वायर होता है, खतरा होता है। एंड ब्लैक इज ए वायर इज न्यूट्रल होता है, अर्थ वायर इज ग्रीन वायर, ग्रीन प्लास्टिक इंसुलेशन, ठीक है ना बच्चों। अर्थ वाले पर पृथ्वी हमारी हरी है तो उस पर ग्रीन रहता है, और बिजली जो है खतरा है तो उस पर रेड रहता है, और जो ब्लैक जो होता है बच्चों क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये रहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मानव शरीर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों जब शरीर सूखी हो? शरीर सूखी हो का मतलब कि ये नहीं जैसे आप शरीर पर जब जैसे आप जानते हैं कि आपका शरीर गीला हो जाएगा, जैसे मान लें कि कोई घर पर आप जो है हरे पौधे की जो हरे मान लें कि जो हरा पौधा है उससे कोई टहनी तोड़ लीजिए और उसको बिजली पर मान लें कि आप टच हो जाता है आपसे, ऐसा करिएगा मत, ये बहुत तो उसमें जो है बिजली का करंट तेज़ी से फ्लो होता है। जबकि अगर वो ड्राई रहेगी, वही जो टहनी जो है छड़ी जो है लकड़ी जो है सूखी रहेगी तो उसमें जो है नहीं के बराबर फ्लो ही नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि जब मानव शरीर जब सूखी रहती है उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होता है? जाहिर सी बात है सूखी होगी तो कम होगा, और गीली होगी जैसे आप पानी से नहाए रहेंगे, इसीलिए देखा जाता है कि पानी से नहाकर आप जो है घर के बिजली के जैसे मान लो स्विच हो गया ये सब नहीं छूते हैं, क्योंकि आपको करंट लग सकते हैं और इजीली लग सकते हैं। खासतौर से बिजली का कोई भी काम करने के लिए आपको नहाने धोने या पानी उनी हाथ में लगने से पहले ही कर लेना चाहिए अगर छूना उना है तो। और काम कोई भी करना चाहिए बिजली का तो चप्पल उप्पल पहन लेना चाहिए, वो भी सूखा चप्पल जो भीगा हुआ ना हो। तो ये उसी कंसेप्ट में और उसी सिद्धांत में उसी सिद्धांत पर ये पूछा गया बच्चों कि जब आदमी की शरीर सूखी हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों। तो ये जो है बच्चों अब जाहिर सी बात है इसमें हम लोग इसको डेवलप नहीं कर सकते, इसमें जो बच्चों क्या है याद कर सकते हैं 10⁶ ओम होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। In order of magnitude of electric resistance of human body drive is 10⁶ ohm, while the magnitude of electric resistance of human body weight क्या होता है 10⁻² ohms होता है बच्चों, ठीक है ना। गीली शरीर का 10⁶ ओम होता है और 10⁻² ओम होता है। तो चलिए रेजिस्टेंस आप इसको कंफ्यूज मत होइए बच्चों, 10⁶ जो है क्या है ज़्यादा है और ये क्या है कम है,
तो जाहिर सी बात है आपकी शरीर जब गीली रहेगी, भीगे रहेंगे आप, तो आपको बिजली का शॉक लगना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो है आप जो है सूखे रहेंगे तो ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि इससे कन्फ्यूजन होगी आपका। मैं आपको बताऊं कि जब ड्राई रहेंगे आप तो रेजिस्टेंस को विरोध करने की क्षमता आपकी ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इससे कन्फ्यूजन होगा कि तो उल्टा हो रहा है। विच गैस इज फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट। नॉर्मल ट्यूबलाइट में बच्चों कौन सी गैस भरी जाती है, ये प्रश्न है आप लोग का। विच गैस इज फिल्ड विथ नॉर्मल ट्यूबलाइट। तो इसमें चलते हैं। जाहिर से हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग सभी ऑप्शंस पर पढ़ने लगेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा बच्चों, समय का भी ध्यान रखना है। तो क्या होगा, मरकरी विथ आर्गन होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। नॉर्मल ट्यूबलाइट में जो बच्चों मरकरी वेपर विथ आर्गन, ये आपको क्या होगा, सही आंसर होगा। ये देखिए, नॉर्मल ट्यूबलाइट्स आर फिल्ड विथ मरकरी वेपर विथ आर्गन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द गैस एक्साइटेड मरकरी वेपर विच प्रोड्यूसेस शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट लाइट दैट काजेज फास्फोरस कोटिंग इनसाइड द बल्ब टू ग्लो, ठीक है ना बच्चों। तो नॉर्मल जो क्या होता है, ट्यूबलाइट होती है, उसमें क्या क्या रहता है, मरकरी और आर्गन रहता है, मरकरी और आर्गन, ठीक है ना बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, फुल फॉर्म ऑफ CFL इज, बताइए। फुल फॉर्म ऑफ CFL इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL का फुल फॉर्म होता है बच्चों, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है ना। फ्लोरोसेंट तो होता है लेकिन केमिकल नहीं होता है, और इसमें जो कंडेंस्ड नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का। चलिए याद करने वाली चीज़ है, इस पर ज़्यादा। CFL इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूज सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी देन ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स, 75% लेस बच्चों, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाइट एमिटिंग डायोड LED लैंप्स ऑफर लॉन्गर सर्विस लाइफ एज कंपेयर टू CFL। बच्चों पहले तो हम लोग कह रहे थे कि नॉर्मल, और हम लोग कह रहे थे कि LED, लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसमें भी LED और CFL। अब देखिए CFL का ज़माना गया, CFL था, लेकिन अभी जो हाल साल में मुझे लगता है कि 2014 में बच्चों LED की खोज की गई, और इसके लिए वैज्ञानिक जो खोजे थे उनको नोबेल से पुरस्कृत किया, क्योंकि दुनिया जो है एनर्जी से चल रही है और एनर्जी क्राइसिस है बच्चों, ठीक है ना। एनर्जी बहुत लिमिटेड मात्रा में है, और हम एनर्जी की बचत नहीं करेंगे तो जीवन ठप हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा, कहने का मतलब जिस दिन बिजली ना आए और पेट्रोल पंप पर तेल ना मिले, उस दिन जीवन आपका रुका रुका नज़र आता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में सब कुछ जो चीज़ें हैं एनर्जी से चल रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब तक तो हम लोग साधारण बल्ब और LED में तुलना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि LED और CFL के बीच ही तुलना कर दिया। लाइट एमिटिंग डायोड LED लैंप्स ऑफर लॉन्गर सर्विस लाइफ एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL के तुलना में LED की लाइफ ज़्यादा होती है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये जो है बच्चों दोनों बात क्या है, सही है, और एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये समझिए, मैं ये कहूँगा आपको, इस प्रश्न को पढ़ने से आपको ये भी चीज़ सीख मिली। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा था कि साधारण बल्ब छोड़कर और LED खरीद लीजिएगा। साधारण बल्ब भी नहीं, आप CFL भी ना खरीदिए। CFL और LED में भी LED क्या है, अच्छी है, ठीक है ना। तो अब CFL और साधारण बल्ब की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊर्जा का कंजम्पशन करते हैं। तो चलते आगे चलते हैं।
ये वही बात है। इन लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी में क्या होता है बच्चों, लैम्प्स गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड। एलईडी में क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड एज मेन लाइट एमिशन कंपोनेंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट इफ लाइफ स्पैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CFL because LED lamps consumes less energy than CFL। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। What is the difference between a CFL and LED lamp? CFL और LED लैम्प के बीच अंतर क्या है बच्चों, यही अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। लेकिन देखिए भैया पूछे तो जरूर सी बात है, कुछ न कुछ बताएंगे। IAS प्री 2011 का प्रश्न है ये। इसमें क्या कह रहा है कि टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूजेज मरकरी वेपर एंड फास्फोरस वाइल LED लैम्प्स यूजेज सेमीकंडक्टर। ठीक है ना बच्चों, ये जो है क्या है बच्चों, सही है। LED में जो बच्चों सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। और जो क्या कह रहा है कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच मोर लॉन्गर देन LED। ये तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े हैं। कैसे हो सकता है भाई, ये जो उल्टा कह रहे हैं, LED की जो लाइफ जो बच्चों CFL से ज़्यादा होती है। ये CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू एन LED। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा जो बच्चों इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। इसको 50 करके और स्टॉप किया जाएगा बच्चों। तो ये वही है बच्चों, ठीक ना। CFL यूजेज मरकरी वेपर एंड फास्फोरस टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है ना, CFL की बात कर रहा है। CFL मरकरी वेपर एंड फास्फोरस टू प्रोड्यूस लाइट। द LED लैम्प्स यूजेज सेमीकंडक्टर मटेरियल। LED में क्या होता है बच्चों, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। और LED क्या होती है, अच्छी होती है बच्चों। तो ये देखिए, व्हाट गैसेज आर फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब में बच्चों कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, मरकरी एंड नियॉन। मरकरी और नियॉन। ठीक है ना बच्चों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में बच्चों मरकरी और नियॉन भरी जाती है। तो ये है बच्चों, ये फ्लोरोसेंट इसको अभी जो फ़ोन आया था उनको फ़ोन करके कहा दिया, अभी फ़ोन करते हैं। ए फ्लोरोसेंट लैम्प आर फिल्ड विथ लो प्रेशर गैस स्पेशली ए फ्लोरोसेंट लैम्प आर फिल्ड विथ लो प्रेशर गैस स्पेशली मरकरी एंड नोबल गैसेज लाइक मरकरी एंड नोबल गैसेज लाइक आर्गन, नियॉन, जिनान एंड क्रिप्टान। ठीक है ना बच्चों, फ्लोरोसेंट लैंप में कौन कौन सी गैसें भरी, लो प्रेशर पर मरकरी नोबल गैस, मरकरी एंड नोबल गैसेज। नोबल गैसेज में कौन कौन सी आती हैं बच्चों, आर्गन, नियॉन, जिनान और क्रिप्टान। तो 48 नंबर चल लेते हैं। अभी इसमें बच्चों देखते हैं हम लोग कितना प्रश्न है अभी। तो इसमें 72 प्रश्न है बच्चों, अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न है। तो आज हम लोग 48 तक की हैं और बाकी का हम लोग बच्चों दूसरे दिन करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, और मन से पढ़िए।